आपने सुना वी अनंत नागेश्वरन साहब को। इन्होंने एक जो बड़ी चुनौती बताई वो ग्लोबल मोर्चे पे था। यही वजह है कि जो इनके पूरे कवर पेज का जो पिक्चर है वो इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है। आपके हिसाब से कितना बड़ा चैलेंज है ये? पहले तो धन्यवाद, आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। अगर मैं होता तो मैं शायद ये पुरानी शिप की व्हील की जगह कोई नई रेसिंग कार वगैरह की व्हील लगाता, क्योंकि हम लोग को इस समय थोड़ा सा एग्रेसिवली प्रगति और ग्रोथ की तरफ दिशा देनी है इकॉनमी की। ग्लोबल कंडीशंस जो होती हैं, हमेशा कोई ना कोई तो चैलेंज होता ही है। चाहे तो ट्रेड बैरियर होता है, या चाइना आगे निकल रहा होता है, या यूक्रेन का वॉर होता है। फैक्ट ये है कि हमारे देश की इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी बहुत बड़ी है। और अगर हम लोग अपने ही पोटेंशियल को रियलाइज कर लें तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस का होता है इम्पैक्ट, उसको हम लोग अपने आप ही कम कर सकते हैं। एम्बिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल एमिशन की ज़्यादा ज़रूरत है और ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। मैं आपके पास आऊँगा विनोद शर्मा जी, उससे पहले मैं ए भट्टाचार्य साहब से एक एडिटोरियल कमेंट ले लेता हूँ। भट्टाचार्य सर, आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा और आपको कैसा लगा ये इकोनॉमिक सर्वे? बहुत ही कंजर्वेटिव रुख लेके चल रहा है, कोई बहुत ही इनोवेटिव आइडिया देने में कितना कामयाब होता दिख रहा है ये? देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे है, जिसे हम कहेंगे आर्थिक प्रेक्षण। तो इस ये पिछले 2 साल से हमने देखा है इकोनॉमिक सर्वे का रुख थोड़ा बदल गया है। पहले जैसे इकोनॉमिक सर्वे कोशिश करती थी कि किस तरह से वो इशारा दे बजट में क्या होगा नहीं होगा, पर इकोनॉमिक सर्वे का प्रधान जो काम है वो कि क्या देश में आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी क्या मजबूरियां हैं, क्या इसके अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और करना क्या क्या करना चाहिए, बजट की दिशा से नहीं। तो मैं ये समझूंगा कि इस संदर्भ में ये इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ छिपा हुआ है जिससे हमें इशारा मिलता है कि सरकार की जो जो दृष्टिकोण जो है वो किस तरफ मुड़ रही है, झुक रही है। पहली बात जो नजर आती है इस इकोनॉमिक सर्वे से, लगता है कि केंद्रीय सरकार इंडिया इंक से थोड़े बहुत निराश है। ये निराश इसीलिए है कि उन्होंने काफी प्राइवेट सेक्टर को बोला कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। इनकम कॉरपोरेशन टैक्स घटाया गया, बहुत सारे इंसेंटिव भी दी गई, पर प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास डिमांड नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, तो मैं क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करूं। तो ये मुझे लगता है कि इस सर्वे में एक प्रच्छन्न इशारा है कि अगर आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और अर्बन जो वेजेस श्रिंक करने से आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप अपना योगदान नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी की ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये एक जो सरकार की ये जो असेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी तरह या बजट या कुछ तरह से इसकी एक प्रतिफलन जरूर हमें नजर आएगी अगले कई हफ्तों में या कल बजट में भी। दूसरी बात यह है बिल्कुल, कि जो ये बड़ा इशारा आप कर रिफॉर्म, रहे हैं। हाँ, इशारा, जो दूसरी बात यह है कि रिफॉर्म का जो जो एजेंडा जो है, अ, कई मायनों में जो जुलाई के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेट और सेंटर के साथ बनाया जाए, उसी का एक पूर्वाभास मिला है, जहां पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो स्टेज 2 रिफॉर्म्स की बात की है, जिससे कि उन्होंने कहा डीरेगुलेशन स्टिमुलस, और ये सारा चीज का जो थोप दिया गया है स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट्स कैसे करें। और मुझे लग रहा है कि जो रिफॉर्म का जो 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 भार वहन करना है, ये स्टेट्स को करना पड़ेगा, और वही चीज इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर मंत्री जी पेश करती हैं वो नजर आएगा। दो चीज मैं कहूंगा इस संदर्भ में, कि दो चीज से मुझे जरी जी। थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ, कि एक तो कि जो एक्सचेंज रेट जो एक किसी तरह से जो अर्थनीति के ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालता है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे का जो एक असेसमेंट है बहुत ही मामूली था। और मुझे लगा कि इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सचेंज रेट की इम्प्लीकेशंस
क्या होगी अर्थनीति के ऊपर वो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने काफी एक सॉर्ट ऑफ रिजर्व तरीके से उन्होंने उसको अप्रोच किया है, और मैं समझता हूं उसमें शायद पारदर्शिता का भी अभाव बिल्कुल। हो सकता है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि इस सारे इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की एक नीति थी, वो थी एसेट सेल की नीति, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे फिर से एक बार दोहरा रहा है कि सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट को शायद घर से बाहर निकाल के वो सोच रहे हैं कि अब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो ये चार चीज मैं कहूंगा ये कि इस इकोनॉमिक सर्वे से का एक बिल्कुल, ये 4 पूर्वाभास। चीज़ें इसमें बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें जो आपने कही, एक्सचेंज रेट और एसेट सेल, इन दोनों पे माधवी मैं आपसे कमेंट लूँगा, लेकिन विनोद शर्मा जी के पास चलता हूँ। विनोद शर्मा जी, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में और फिर जिस तरीके के आपने हमारे वक्ताओं को सुना आपने, तो इंडस्ट्री, कॉरपोरेट एक कह सकते हैं कि उस पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बंध गई है। इकोनॉमिक सर्वे का पूरा एक चैप्टर लिखा गया है कि कैपिटल और लेबर के बीच में कैसे डिप्लॉयमेंट फंड का अच्छे से किया जाए। माधवी ने कुछ देर पहले कहा भी था और अभी भट्टाचार्य साहब भी कह रहे थे, कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला, उसको रेवेन्यू में शामिल कर लिया गया। अब इतने सारी बातें उठने के बाद आपको लगता है कॉरपोरेट को अब आगे आना होगा? जी लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। उद्योग जगत जो पहला भी नागेश्वर साहब ने भी कहा और उससे पहले डिमांड को फॉलो करता है। अगर मेरी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है तो मैं और कैपेसिटी क्रिएट नहीं करूंगा। जैसा आपने बताया कि जो कवर पर जो एक शिप व्हील का पिक्चर है, मेरे ख्याल से उसी को अगर हम लें तो ये चॉपी वाटर्स में से अब हमारा जहाज हिंदुस्तान भारत उसमें से गुजर रहा है। और जब भी ऐसे बहुत ज्यादा हेडविंड्स या बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखती है तो हमको अपने फंडामेंटल्स पे झांकना पड़ता है। फंडामेंटल्स क्या है आज भी अगर मैं आपसे कहूं, और मैं एक एमएसएमई इंडस्ट्री को ज्यादा रिप्रेजेंट करता हूं, फंडामेंटल्स ये है कि आज भी हिंदुस्तान में ट्रेडिंग करना आसान है, मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स की बहुत असेंबली हो रही है और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी हुआ है, असेंबली में वैल्यू एडिशन कम होता है और उसमें जो डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो लैंड का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी का एडिशनल कॉस्ट हो, फाइनेंशियल कॉस्ट हमारा ज्यादा हो, ये सब का जो प्रभाव है एक असेंबली ऑपरेशन पर आप मानेंगे कम पड़ेगा। और अगर मैं डीप डाउन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उसके सारे कंपोनेंट्स हिंदुस्तान में बनाऊंगा, तो उसमें इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली जो रेगुलेशंस पे बात की गई, मैं उतने ही ज्यादा इंस्पेक्टर्स से मुझे जूझना पड़ेगा जितना ज्यादा मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को आसान नहीं बनाते, युवक और युवतियां ये सपना ना देखने लगे कि वो भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, न केवल वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, न केवल वो सर्विसेज में काम करें, तब तक हम ये इकोनॉमिक बेसिक जो ग्रोथ रेट है आप देखेंगे, अगर कोविड का प्लस और माइनस हटा दें तो हम लगभग पिछले 7-8 साल से 6.5% ही घूम रहे हैं। और आपने सही पूछा ये सवाल कि अगर हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं 2047 तक, तो मेरे ख्याल से इसको कम से कम 8% करना बहुत जरूरी है। और इस 8% करने में सरकार का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेषतर और कॉर्पोरेट सेक्टर का न केवल ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लाने पर जोर होना चाहिए। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट पे आप बिल्कुल देखेंगे आपने लेबर कोड को बने हुए बहुत साल हो गए, लेकिन स्टेट्स अभी तक अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने सीआई में इस भी पे एक आऊँगा बात मैं कि क्या जी, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है विनोद जी, इस पे आऊँगा। हालाँकि मैं तो अब